मैं ओपी चौधरी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ओपी चौधरी जी का जो है जीवन परिचय के बारे से पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ओपी चौधरी जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से प्राप्त करने के बाद में जो है आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने रायपुर, भिलाई और दिल्ली जैसे शहरों की तरफ रुख किया। ओपी जी ने दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोर्स लेकर स्नातक प्राप्त किए। ओपी जी ने पीईटी क्लियर की लेकिन इंजीनियर नहीं बने क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। इसीलिए उन्होंने भिलाई से बीएससी और जो है यूपीएससी की जिस समय तैयारी कर रहे थे उस समय भिलाई में जो किताबों का दिक्कत हुआ करता था। पटेल चेस्ट में कब्रिस्तान के बगल में मैं हमारा हॉस्टल हुआ करता था, वहाँ सोता था। तो आई एंजॉयड ऑल दिस लाइफ और आईएएस के रूप में 13 साल काम करने का अवसर मिला। दोस्तों, ओपी चौधरी जी ने यूपीएस की तैयारी करके अपने पहले ही प्रयास में एग्ज़ाम क्रैक करके वह मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही आईएएस अधिकारी बन गए। दोस्तों, ओपी चौधरी जी 2005 बैच के छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस अधिकारी बने। दोस्तों, आईएएस बनने के बाद में जो है पहली पोस्टिंग जो है सहायक कलेक्टर के तौर पर 2006 में कोरबा में हुई। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2007 को उन्हें एसडीओ बनाया गया। ओपी जी को 2007 में ही जांजगीर चांपा जिले का जो है सीओ बनाया गया। दोस्तों, 2011 में उन्हें दंतेवाड़ा में कलेक्टर के तौर पर पदस्थ किया गया। दंतेवाड़ा में ओपी चौधरी जी के कार्य कुशलता की तारीफ हुई और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। दंतेवाड़ा कलेक्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया। साथ ही इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की सुविधाएं के साथ साथ रेसिडेंशियल स्कूल की शुरुआत की। जावंग को 2011 में शिक्षा के एक बड़े सेंटर के रूप में डेवलप किया। ओपी जी ने जिले के लाइवहुड कॉलेज की शुरुआत की जिसे बाद में पूरा राज्य में लागू किया गया। दोस्तों, ओपी चौधरी जी ने कलेक्टर पद में रह करके शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी जैसे कि कदम उठाए, जिसमें कि नन्हे परिंदे, एजुकेशन सिटी, छू लो आसमां जैसे कई कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, जांजगीर में सेना भर्ती और रायपुर में नालंदा परिसर की खासा तारीफ हुई थी। मैं ओपी चौधरी, कलेक्टर रायपुर, अपनी माटी और अपने लोगों के लिए अपने पद से त्यागपत्र देता हूँ। दोस्तों, रायपुर में एक बार फिर से उन्हें कलेक्टर पद में रहकर एक बार फिर से अपने गांव और अपने क्षेत्र की जो है याद सताई और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा अपने बायंग की तरफ अपने फिर से एक बार रुख किया। दोस्तों, ओपी चौधरी जी ने रायपुर कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद 2018 में दोस्तों रमन सिंह जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने खरसिया विधानसभा क्षेत्र से 2018 में उमेश पटेल जी के विपक्ष में जो चुनाव लड़े, जिसमें कि उन्हें असफलता हासिल हुई। लेकिन दोस्तों, ओपी चौधरी जी की लोकप्रियता जो इतनी रही कि उन्हें पार्टी ने प्रदेश महामंत्री के पद पर बनाए रखा और इसी कारण दोस्तों उन्हें विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कई मुद्दे पर ही उन्होंने आवाज़ उठाते रहे, जैसे उसमें मुख्यतः ही पीएम आवास है। दोस्तों, 5 साल विपक्ष में रहने के बाद 2023 में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव आया और इस बार रायगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने रायगढ़ विधानसभा का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि 64,443 वोटों से जीत हासिल की और विधानसभा सदस्य बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के हमेशा लाडले रहे ओपी चौधरी जी को एक बार फिर से मंत्री बनने की जवाबदारी मिली। तो मंत्री पद के शपथ लेने के बाद में ओपी चौधरी जी का बयान आता है कि मैं हमेशा युवाओं और जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहूँगा। युवाओं के लिए तो मैं चाहे राजनीति में हूँ, पहले प्रशासन में था, कहीं भी रहूं, कुछ भी रहूं, मैं किसी भी पद पर रहूं, युवा साथियों के लिए हमेशा कुछ बेहतर करने का प्रयास मैं सदैव करता रहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत का युवा न केवल भारत के विकास के लिए बल्कि दुनिया के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी आज भारत में ही रहती है। तो भारत की युवाओं को पूरे धरती को संभालना है, केवल भारत को नहीं संभालना है, इसलिए उनके लिए बेहतर करना किसी भी जिम्मेदारी में हम सबकी जिम्मेदारी है। रोने वाले को दुनिया में कोई मदद नहीं करने वाला है।
जो खड़ा होकर लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, उसी की दुनिया तिलक लगाएगी भाई, बस किसी दुनिया तिलक लगाएगी। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों आप मुझे फेसबुक के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छा कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।